आपका डाउन हो गया था, जरा अपनी बात को पूरी कीजिए आप। हाँ राजीव जी, देखिए मैं यही कह रहा था कि जिस प्रकार से कुछ उद्योगपतियों को सारी देश की संपत्तियां दी गई हैं, आज की तारीख में जैसे मोदी जी ने कहा था कि अगर काला धन विदेश से वापस आ जाए तो हर व्यक्ति को 15 लाख मिल सकता है। मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि अडानी जी को जो सारी सरकारी संपत्तियां कौड़ियों के दाम दी गई हैं, अगर वो सारी संपत्तियों को नेशनलाइज कर दिया जाए तो मैं ये मानता हूं कि देश के सभी लोगों को रोजगार देने की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि हो क्या रहा है, कुछ लोग, कुछ पूंजीपतियों की तो आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिससे पर कैपिटा इनकम नहीं घट रही है, जमाखोरी बढ़ रही है, जब परचेजिंग पावर कम हो रही है उसके बावजूद जो इन्फ्लेशन है वो कम नहीं हो रहा है। तो अगर अगर वरदहस्त जो आज सरकार का अडानी जी के ऊपर है और जिस प्रकार से प्राइस का मैनिपुलेशन हुआ है और जिस प्रकार से हिंडनबर्ग और पूरे विश्व के अंदर ये मैसेजेस आ रहे हैं कि अडानी जी किस प्रकार से शेल कंपनीज बना के और पैसे को रूट करके और किस प्रकार से वो दूसरे विश्व के सबसे बड़े पूंजीपति बन गए थे, आर्थिक जगत में उनका नाम हो गया था और आज सड़क के नीचे आ गए हैं। वास्तविकता में अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाए और अगर अडानी जी की जो संपत्तियां दी गई हैं उनको किसी प्रकार से सरकार वापस ले ले तो हमारे देश के बच्चों को सरकारी नौकरियां भी मिल सकती हैं, देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है और अगर सरकारी नौकरी मिलेगी जो डिस्पैरिटी है वो कम हो जाएगी। तो अभी एक छोटा सा कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इंडिया गठबंधन को इस प्रकार का प्रेशर बनाए रहना चाहिए, ये बताते रहना चाहिए जनता को कि किस प्रकार से उनके हकों को मारा गया है। अभी गैस के दाम कम हुए हैं, अब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, उसके बाद ऐसा लगता है कि अडानी जी पे इंक्वायरी भी होगी और ईडी से कहा जाएगा कि जितने ये पूंजीपति हैं इनके बारे में पता चला है, 100-200 करोड़ के नहीं, 20-20, 25-25 हजार करोड़ की जांच करवाएं, जिससे हमारे बच्चों को, देश के बच्चों को नौकरियां मिल सके और ये डिस्पैरिटी है कम हो सके, जिससे अमीर बहुत ज्यादा अमीर ना हो और गरीब बहुत ज्यादा गरीब ना हो। ये समझना होगा, सरकार को भी समझना की जानी चाहिए। लेकिन क्या इन दाम कम करके ये जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको ख़त्म कर पाएगी बीजेपी? क्या बीजेपी के लिए अगला चुनाव कुछ प्रोडक्ट्स के दाम कम कर देने के बाद से आसान हो जाएंगे? अगले चुनावों में, मतलब लोकसभा के चुनाव से पहले जो विधानसभा के चुनाव हैं वो भी। जरा आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जरा आपसे उस इकोनॉमी को समझना चाहता हूँ। क्या दाम कम कर देने मात्र से बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, मोदी जी के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, अब तो बीजेपी के अंदर खाने भी मोदी जी के खिलाफ बातें हो रही हैं? सुब्रमण्यम स्वामी को देखिए, स्वामी जी एक ने 3-3 ट्वीट करके कह रहे हैं कि मोदी जी अब आपका समय आ गया है, आप दर्शक दीर्घा में चले जाइए, आप अडवाणी जी के साथ जो जिस पंक्ति में वो बैठे हुए उसी पंक्ति में बैठ जाइए, ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी एग्जेजरेशन नहीं है, जो है वही कह रहा हूँ। कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक शब्द जो बार बार उपयोग में आता है आपकी चर्चा में, उसमें अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। देखिए, खड़गे साहब केवल दलित नेता नहीं है, खड़गे साहब भारतवर्ष के एक ऐसे नेता, तपे तपाए नेता हैं जिनका संघर्षमयी इतिहास रहा है। अगर 142 करोड़ जनता देश की खड़गे साहब का इतिहास पढ़ लें, किस प्रकार से जीवन में संघर्ष करके, और वास्तविकता में राजीव जी, आज मैं सारे राजनीतिक लोगों को देखता हूं तो खड़गे साहब जो है असली भारतीय दिखते हैं, जो कोर भारतीय होते हैं, जो बिल्कुल खांटी भारतीय होते हैं। धोती पहनने वाले कितने नेता हैं राजीव जी हिंदुस्तान की राजनीति में, और उस व्यक्ति को देखकर इतनी श्रद्धा का भाव उभरता है। और आप देखिए कि बिल्कुल ऐसा लगता है ये 36 बिरादरी के नेता हैं खड़गे साहब, ये एक दलित जाति के केवल नेता नहीं है, ये 142 करोड़ लोगों के नेता हैं, क्योंकि वो भारतीयता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है और संगठन का प्रतीक है। अब सवाल ये उठता है, अगर श्वेत पत्र राजीव जी ले आए, भारत सरकार एक श्वेत पत्र ले आए, ये केवल आपने सीनियर सिटीजन का रेलवे के अंदर 50% जो हम लोगों को डिस्काउंट मिलता था वो बंद कर दिया। आपने जिस प्रकार से $135 पर बैरल पे जो पेट्रोल डीजल के प्राइस थे, पेट्रोल डीजल के प्राइस वही रहे और प्राइसेस $80 पे आ गए। इसका मतलब यह है कि आपने 2-2.5 लाख करोड़ पर ईयर का
पेट्रोल और डीजल से पूरी तरह से शोषण किया है। और जिस प्रकार से आपने देश की आपने बच्चों को, इस देश के युवाओं को, राजीव जी, सरकारी नौकरियां नहीं दी। आपने सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी कि आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो न बढ़े, और आपने ये कहा कि देखिए फिस्कल डेफिसिट को हमने कंट्रोल कर लिया। अरे इस देश की जनता, युवा बच्चे जो 5-5, 10-10 हजार रुपए महीने अपने माँ बाप के पेट को काट के माँ बाप खर्च करते हैं, उससे खर्च करा दिया, और वो बेरोजगारी में बच्चे और उनके माता पिता जो है परेशानी की स्थिति में हैं। आप रोजगार सरकारी दे नहीं रहे, प्राइवेट सेक्टर में उनका शोषण हो रहा है, और दूसरी तरफ से आप जो है ये बेरोजगारी का आलम है, और देश की सारी संपत्तियां पूंजीपति को दे रहे हैं। 100-100, 200-200 करोड़ पे तो आप ईडी को भेज देते हैं, जहां 20-25 हजार करोड़ के घपले हैं वहां ईडी नहीं जाती है। और जो सेबी ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी है वो आंख खोलने वाली, राजीव जी, रिपोर्ट है। और इसका मतलब यह है कि अगर केवल एक कदम उठा ले, केवल मैं इस बात की गारंटी देता हूं, जैसे मोदी जी ने गारंटी दी थी, ब्लैक मनी आ जाएगा तो 15 लाख सबको मिल जाएंगे। अगर अडानी जी की संपत्तियों की विस्तृत जांच हो जाए, पूरे हिंदुस्तान में किसी और जांच की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जिस प्रकार से ये सारा ब्लैक मनी रोटेट होके बाहर से अंदर आ रहा है, अडानी पोर्ट के अंदर जिस प्रकार से ड्रग्स स्मगल होके आ रही हैं, पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, और देश के सारे बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी, युवाओं को नौकरियां मिल जाएंगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक केवल जांच अडानी जी की विस्तृत होने की आवश्यकता है। ईडी सीबीआई को अगर मोदी जी ये आदेश दे दें, कल से ये अडानी जी के पीछे लग जाएं, देश की 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मतलब बहुत बुरी तरह फंसी हुई सरकार दिखाई दे रही है। इस बीच हम एक पोल कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव कौन जीतेगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स। और आज मेरी बहन ने मेरे हाथों पे राखी बांधी। ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಗಿ ನನಗೆ ರಾಖಿನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। और रक्षाबंधन का दिन है, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ದಿವಸವಾಗಿದೆ। इसीलिए हमने जो वायदा कर्नाटक की अपने माताओं बहनों से किया था उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಂದರ್ಭ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ದಿನ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಡೇರಿಸಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। देश में फैशन बन गया है। ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದೆ। दिल्ली की सरकार जो है वो अरबपतियों के लिए काम करती है। ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ। उनके 2-3 मित्र हैं और पूरा का पूरा जो विकास का काम होता है वो उन्हीं 2-3 लोगों के लिए होता है। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಗೆಳೆಯರು, ಮಿತ್ರರವರೇ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆ 2-3 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು। कर्नाटक में जो हमारे 5 स्कीम है वो सिर्फ स्कीम नहीं है, वो एक गवर्नेंस के मॉडल है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಯೋಜನೆಗಳು, 5 ಭರವಸೆಗಳು, ಇವು ಕೇವಲ ಭರವಸೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಂತ ಒಂದು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ। हमारी सोच है कि सरकार को गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए। ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಡವರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳದು। और किसी को पीछे नहीं छूटना चाहिए। ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿಡಂತ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी भाषा बोले, सरकार को सबकी देखभाल करनी चाहिए। ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರ್ಲಿ,